आज हम अध्याय 4 परमाणु संरचना के भाग 3 में बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में दूर करने का प्रयास किया और एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपनहेगन में विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी है एटॉमिक थ्योरी, तीसरी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। बोर का परमाणु मॉडल। डेनिश देश के महान भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। बोर का मॉडल आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। बोर ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कमियों को दूर करने का प्रयास किया तथा निम्न सुझाव दिए। बोर के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनको कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें हम के, एल, एम, एन आदि अंकित करते हैं, या फिर हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से भी ऊर्जा स्तर को दिखा सकते हैं। प्रत्येक कोश की ऊर्जा निश्चित होती है। इनको स्थिर कक्षाएं भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि परमाणु में एक धनात्मक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। बोर ने इसे थोड़ा संशोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा निश्चित होती है और अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। अतः बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, समझ लो कि हाइड्रोजन लिथियम है। लिथियम का हमारे सामने परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 1। तो पहली ऊर्जा स्तर पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इसके 2 जाएंगे। और दूसरी ऊर्जा स्तर पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? इसका 1 जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जो उसकी कक्षा है। जैसे के शेल है तो के शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल का है तो एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके साथ ही बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। यहाँ पर H प्लांक नियतांक है। अतः बोर के अनुसार जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उनके लिए MVR बराबर NH/2π होता है, जहाँ पर n बराबर 1, 2, 3 या इनका पूर्णांक होता है। n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। अब हम बोर के परमाणु मॉडल को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाएंगे। देखिए आप इधर, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। हम इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर ने क्या बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा होती है या अपने निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है?
कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसमें से ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इन कक्षाओं को हमने ऊर्जा स्तर का नाम दिया था। जैसा कि यहाँ आपके सामने हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर दिखाया गया है, साथ ही कैल्शियम परमाणु का ऊर्जा स्तर दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले ऊर्जा स्तर पे जाएगा ये, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे, 2 जा सकते हैं, किंतु यहाँ 1 है तो 1 जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कैल्शियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखा जाए परमाणु क्रमांक 20, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होता है 2, 8, 8 और 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि केल कोश जो है, के में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितने जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एन में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है के एल एम एन शेल, जैसा बोहर-बरी ने अपने को बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्ष के निश्चित ऊर्जा से युक्त होता है। ये अपने ऊर्जा स्तर पर ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अपने निश्चित ऊर्जा स्तर पर चक्कर काटता है और इसके साथ ही अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि ऊर्जा स्तर पे चक्कर काटता है। इस प्रकार से जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में जो अंतर है हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, किंतु रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उनकी कोई निश्चित ऊर्जा स्तर भी होती है या निश्चित ऊर्जा स्तर पर उनकी कोई संख्या निश्चित होती है। इसी कारण रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अमान्य कर दिया था, क्योंकि परमाणु के स्थायित्व की कल्पना नहीं हुई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो ऊर्जा का विकिरण होगा और विकिरण होने पर क्या हो सकता है, परमाणु नष्ट भी हो सकता है। ये अपन ने रदरफोर्ड की कमी को देखा था, किंतु हमने वहाँ पर क्या देखा कि परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर बोर्स के परमाणु मॉडल में हमने क्लियर कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जिन्हें हम उनकी विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब ये नाभिक की खोज और इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में चक्कर लगाना ये स्पष्ट हो गया, अतः इस कार्य के लिए नील्स बोर को 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम रदरफोर्ड जो बोहर-बरी ने अपने 5वें पॉइंट में बताया कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग में आ रही थी, रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल बताया था तो ये था कि यदि ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ख़त्म हो जाना चाहिए, किंतु ख़त्म नहीं होता है। ये हमको बोर्स ने समझा दिया। इसी कारण से बोहर-बरी ने बताया कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। उच्च कक्षाओं में निम्न कक्षाओं में जाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है और निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षा में आने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये हमें किसने समझाया, बोहर-बरी ने। अब जब बोहर-बरी ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो कुछ इसमें दोष पाए गए। यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही सत्य हुआ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, लिथियम, किंतु अणु में ये स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है और जो अणु में बोहर-बरी के नियमों को ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे, किंतु एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ये नियम लागू हो गया था, किंतु अणु या द्विपरमाणु के लिए लागू नहीं हुआ। इस कारण से यह कमी बोर के परमाणु मॉडल में पाई गई। अब इस जो
हमारे पास जो अभी तक हमने बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ा है उस पर कुछ अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ऐसा हम कौन सा भी उदाहरण लेकर के चित्र बना सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। 3 कक्षाओं वाले किसी भी परमाणु को लेकर के और समझा सकते हैं, जैसे हम सोडियम का समझा सकते हैं। इसी प्रकार से थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर के परमाणु मॉडल की तुलना करना। तो तीनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें और भी तीनों परमाणु मॉडल स्पष्ट हो जाएंगे। अब हम अगली वीडियो में न्यूट्रॉन, साथ ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, संयोजकता, परमाणु संख्या, इसको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।